लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 13वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खो वाले तिलिस्म के अंदर बाग में कुंवर बीरेंद्र सिंह और योगी जी में बातचीत होने लगी, जिसे वन कन्या और इनके अय्यार बखूबी सुन रहे थे। कुमार: पहले ये कहिए, चंद्रकांता जीती है या मर गई? योगी: राम राम, चंद्रकांता को कोई मार सकता है? वो बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में मौजूद है। कुमार: क्या उसकी मुझसे फिर मुलाकात होगी? योगी: जरूर होगी। कुमार: कब? योगी वन कन्या की तरफ इशारा करके: जब ये चाहेगी। इतना सुन कुमार वन कन्या की तरफ देखने लगे। उस वक्त उसकी अजीब हालत थी। बदन में घड़ी घड़ी कपकपी हो रही थी, घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देखकर एक दफे योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह उस पर डाली, जिसे देखते ही वो संभल गई। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने भी इसे अच्छी तरह से देखा और फिर कहा: अगर आपकी कृपा होगी तो मैं चंद्रकांता से अवश्य मिल सकूंगा। योगी: नहीं, ये काम बिल्कुल वन कन्या को दिखाकर, इसी के हाथ में है, मगर ये मेरे हुक्म में है। अस्तु आप घबराते क्यों हैं? और जो जो बातें आपको पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब भी बता दी जाएगी। कुमार: अच्छा ये बताइए, ये वन कन्या कौन है? योगी: ये एक राजा की लड़की है। कुमार: मुझ पर इसने बहुत उपकार किए हैं, इसका क्या सबब है? योगी: इसका यही सबब है कि कुमारी चंद्रकांता में और इसमें बहुत प्रेम है। कुमार: अगर ऐसा है तो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? योगी: तुम्हारे साथ शादी करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, और ना ये तुमको चाहती ही है। केवल चंद्रकांता की जिद से लाचार है, क्योंकि उसको यही मंजूर है। योगी की आखिरी बात सुनकर कुमार मन में बहुत खुश हुए और फिर योगी से बोले: जब चंद्रकांता में और इनमें इतनी मोहब्बत है तो ये उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाती? योगी: अभी उसका समय नहीं है। कुमार: क्यों? योगी: जब राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह को आप यहां लावेंगे, तब ये कुमारी चंद्रकांता को लाकर उनके हवाले कर देगी। कुमार: तो मैं अभी यहां से जाता हूं, कल जहां तक होगा उन लोगों को लेकर बहुत जल्द आऊंगा। योगी: मगर पहले हमारी एक बात का जवाब दे लो। कुमार: वो क्या? योगी वन कन्या की तरफ इशारा करके: इस लड़की ने तुम्हारी बहुत मदद की है, और तुमने तथा तुम्हारे अय्यारों ने इसे देखा भी है। इसका हाल और कौन कौन जानता है, और तुम्हारे अय्यारों के सिवा इसे और किस किस ने देखा है? कुमार: मेरे और फतेह सिंह के सिवाय इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। आज ये अय्यार लोग इनको देख रहे हैं। वन कन्या एक दफे ये तेज सिंह की तरफ बताकर: मुझसे मिल गए हैं, मगर शायद वो हाल इन्होंने आपसे ना कहा हो, क्योंकि मैंने कसम दे दी थी। ये सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। उन्होंने कहा: जी हाँ, ये उस वक्त की बात है जब आपने मुझसे कहा था कि आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। तब मैंने कोशिश करके इनसे मुलाकात की और कहा कि अपना पूरा हाल मुझसे जब तक ना कहेंगी मैं ना मानूंगा और आपका पीछा ना छोड़ूंगा। तब इन्होंने कहा कि एक दिन वो आवेगा कि चंद्रकांता और मैं कुमार की कहलाएंगी, मगर इस वक्त तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम्ही लोगों के काम का हर्ज होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप इस बात की कसम खाएं कि चंद्रकांता कुमार को मिलेंगी, तो इस वक्त मैं यहां से चला जाऊं। इन्होंने कहा कि तुम भी इस बात की कसम खाओ कि आज का हाल तब तक किसी से न कहोगे जब तक मेरा और कुमार का सामना न हो जाए। आखिर इस बात की हम दोनों ने कसम खाई। यही सबब है कि पूछने पर भी मैंने ये सब हाल किसी से नहीं कहा। आज इनका और आपका पूरी तौर से सामना हो गया, इसलिए कहता हूं। योगी कुमार से: अच्छा, तो इस लड़की को सिवाय तुम्हारे तथा अय्यार लोगों के और किसी ने नहीं देखा, मगर इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आजकल कोई नई औरत आई है जो कुमार की मदद कर रही है। कुमार: नहीं, ये हाल भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सिवाय अय्यारों के मैं और किसी से इनका हाल कहता ही न था, और अय्यार लोग सिवाय अपनी मंडली के दूसरे को किसी बात का पता क्यों देने लगे। हाँ, इनके नकाबपोश सवारों को हमारे लश्कर वालों ने कई दफे देखा है, और इनका खत लेकर भी जब जब कोई हमारे पास गया, तब तब हमारे लश्कर वालों ने देखकर शायद कुछ समझा हो।
योगी: इसका कोई हर्ज नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह ने भी कुछ इसका हाल सुना है? कुमार: उन्होंने तो नहीं सुना। हाँ, तेज सिंह के पिता जीत सिंह से मैंने सब हाल जरूर कह दिया था। शायद उन्होंने मेरे पिता से कहा हो। योगी: नहीं, जीत सिंह ये सब हाल तुम्हारे पिता से कभी न कहेंगे। मगर अब तुम इस बात का खूब ख्याल रखो कि वन कन्या ने जो जो काम तुम्हारे साथ किए हैं उनका हाल किसी को न मालूम हो। कुमार: मैं कभी न कहूंगा। मगर आप ये तो बतावें कि इनका हाल किसी से ना कहने में क्या फायदा सोचा है? अगर मैं किसी से कहूंगा तो इसमें इनकी तारीफ ही होगी। योगी: तुम लोगों के बीच में चाहे इसकी तारीफ हो, मगर ये हाल इसके माँ बाप सुनेंगे तो उन्हें कितना रंज होगा। क्योंकि एक बड़े घर की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना तथा ब्याह का संदेश देना इत्यादि कितने ऐब की बात है। कुमार: हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, इनके माँ बाप कौन है और कहाँ रहते हैं? योगी: इसका हाल भी तुमको तब मालूम होगा जब राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह यहां आवेंगे और कुमारी चंद्रकांता उनके हवाले कर दी जाएगी। कुमार: तो मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए यहां से चला जाऊं। योगी: यहां से जाने का भला ये कौन सा वक्त है? क्या शहर का मामला है? रात भर ठहर जाओ, सुबह को जाना। रात भी अब थोड़ी ही रह गई है, कुछ आराम कर लो। कुमार: जैसी आपकी मर्जी। गर्मी बहुत थी, इस वजह से उसी मैदान में कुमार ने सोना पसंद किया। इन सभी के सोने का इंतजाम योगी जी के हुक्म से उसी वक्त कर दिया गया। इसके बाद योगी जी अपने कमरे की तरफ रवाना हुए और वन कन्या भी एक तरफ को चली गई। थोड़ी सी रात बाकी थी, वो भी उन लोगों को बातचीत करते बीत गई। अभी सूरज नहीं निकला था कि योगी जी अकेले फिर कुमार के पास आ मौजूद हुए और बोले, मैं रात को एक बात कहना भूल गया था, सो इस वक्त समझाए देता हूं। जब राजा जयसिंह इस खोह में आने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि तुम्हारे पिता और जयसिंह दोनों मिलकर इस खोह के दरवाजे तक आ जाएं, तब पहले तुम उन लोगों को बाहर ही छोड़कर अपने अय्यारों के साथ यहां आकर हमसे मिल जाना। इसके बाद उन लोगों को यहां लाना और इस वक्त स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तब यहां से जाओ। कुमार ने ऐसा ही किया, मगर योगी की आखिरी बात से इनको और भी ताज्जुब हुआ कि हमें पहले क्यों बुलाया। कुछ खाने का सामान हो गया। कुमार और उनके अय्यारों को खिला पिलाकर योगी ने विदा कर दिया। दोहरा के लिखने की कोई जरूरत नहीं। खो में घूमते फिरते कुंवर बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार जिस तरह इस बाग तक आए थे, उसी तरह इस बाग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होते सब लोग खोह के बाहर हुए और एक घने पेड़ के नीचे सभी को बैठा देवी सिंह कुमार के लिए घोड़ा लाने नौगढ़ चले गए। थोड़ा दिन बाकी था जब देवी सिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुंचे, जिस पर सवार होकर कुंवर बीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों के साथ नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। नौगढ़ पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की और महल में जाकर अपनी माता से मिले। अपना कुल हाल किसी से नहीं कहा। हाँ, पन्ना लाल वगैरह की जुबानी इतना हाल इनको मिला कि कोई जालिम खा इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है, जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं और वहां की रियाया उसके नाम से कांप रही है। पंडित बद्रीनाथ उसको गिरफ्तार करने गए हैं। उनके जाने के बाद ये भी खबर मिली है कि एक आफत खां नामी दूसरा शख्स पैदा हुआ है, जिसने इस बात का इश्तिहार दे दिया है कि फलाने रोज बद्रीनाथ का सिर लेकर महल में पहुंचूंगा। देखूं मुझे कौन गिरफ्तार करता है। इन सब खबरों को सुनकर कुंवर बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी बहुत घबराए और सोचने लगे कि जिस तरह हो विजयगढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में वहां पहुंचकर महाराज जय सिंह की मदद न करेंगे और उन शैतानों के हाथ से वहां की रियाया को न बचावेंगे तो कुमारी चंद्रकांता को हमेशा के लिए ताना मारने की जगह मिल जाएगी और हम उनके सामने मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगे। इसके बाद ये भी मालूम हुआ कि जीत सिंह 15 दिनों की छुट्टी लेकर कहीं गए हैं। इस खबर ने तेज सिंह को परेशान कर दिया। वो इस सोच में पड़ गए कि उनके पिता कहाँ गए, क्योंकि उनकी बिरादरी में कहीं कुछ काम न था जहां जाते। तब इस बहाने से छुट्टी लेकर क्यों गए? तेज सिंह ने अपने घर में जाकर अपनी मां से पूछा कि हमारे पिता कहाँ गए हैं, जिसके जवाब में उस बेचारी ने कहा, बेटा, क्या अय्यारों के घर की औरतें इस लायक होती हैं कि उनके मालिक अपना ठीक ठीक हाल उनसे कहा करे? इतना ही सुनकर तेज सिंह चुप हो रहे। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह के पूछने पर तेज सिंह ने इतना कहा, हम लोग कुमारी चंद्रकांता को खोजने के लिए खोह में गए थे। वहां एक योगी से मुलाकात हुई, जिसने कहा
कि अगर महाराज सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह को लेकर यहां आओ तो मैं चंद्रकांता को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दूं। इसी सबब से हम लोग आपको और महाराज जयसिंह को लेने आए हैं। राजा सुरेंद्र सिंह ने खुश होकर कहा, हम तो अभी चलने को तैयार हैं, मगर महाराज जयसिंह तो ऐसी आफत में फंस गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। पंडित बद्रीनाथ यहां से गए हैं, देखे क्या होता है। तुमने तो वहां का हाल सुना ही होगा। तेज सिंह, मैं सब हाल सुन चुका हूं। हम लोगों को वहां पहुंचकर मदद करना मुनासिब है। सुरेंद्र सिंह, मैं खुद ये कहने को था। कुमार की क्या राय है, वे जाएंगे या नहीं? तेज सिंह, आप खुद जानते हैं कि कुमार काल से भी डरने वाले नहीं। वो जालिम खां क्या चीज है। राजा, ठीक है, मगर किसी वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है और चोर तथा डाकुओं या अय्यारों का मुकाबला करना तुम लोगों का काम है। क्या जाने वो छिपकर कहीं कुमार ही पर घात कर बैठे। तेज सिंह, वीरों और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है सही, मगर दुष्ट चोर डाकू या और किसी की भी क्या मजाल कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल भी बांका कर जाए। राजा, हम तो नाम के आगे जान कोई चीज नहीं समझते, मगर दुष्ट घातियों से बचे रहना भी धर्म है। सिवाय इसके कुमार के वहां गए बिना कोई हर्ज भी नहीं है। अस्तु तुम लोग जाओ और महाराज जयसिंह की मदद करो। जब जालिम खां गिरफ्तार हो जाए तो महाराज को सब हाल कह सुनकर यहां लेते आना, फिर हम भी साथ होकर खोह में चलेंगे। राजा सुरेंद्र सिंह की मर्जी कुमार को इस वक्त विजयगढ़ जाने देने की नहीं समझकर और राजा से बहुत जिद करना भी बुरा ख्याल करके तेज सिंह चुप हो रहे। अकेले ही विजयगढ़ जाने के लिए महाराज से हुक्म लिया और उनके खास हाथ की लिखी हुई चिट्ठी का खलीता लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर दोपहर की धूप घने जंगल के पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठंडे हो रवाना हुए। विजयगढ़ पहुंचकर महल में आधी रात को ठीक उसी वक्त पहुंचे जब बहुत से जवां मर्दों की भीड़ बटरी हुई थी और हर एक आदमी चौकन्ना होकर हर तरफ देख रहा था। एकाएक पूरब की छत से धमाधम 6 आदमी कूदकर बीचों बीच भीड़ में आ खड़े हुए, जिनके आगे आगे बद्रीनाथ का सिर हाथ में लिया आफत खां था। तेज सिंह को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त उन्होंने ललकार कर कहा, पकड़ो इन नालायकों को, अब देखते क्या हो। इतना कहकर आप भी कमंद फैलाकर उन लोगों की तरफ फेंका। तब तक बहुत से आदमी टूट पड़े। उन लोगों के हाथ में जो गेंद मौजूद थे जमीन पर पटकने लगे, मगर कुछ नहीं। वहां तो मामला ही ठंडा था। गेंद क्या थे, धोखे की टट्टी थी। कुछ करते धरते न बन पड़ा और सबके सब गिरफ्तार हो गए। अब तेज सिंह को सभी ने देखा। आफत खां ने भी इनकी तरफ देखा और कहा, तेज मेमचे बद्री। इतना सुनते ही तेज सिंह ने आफत खां का हाथ पकड़कर इनको सभी से अलग कर लिया और हाथ पैर खोल गले से लगा लिया। सब गुल मचाने लगे। हाँ हाँ, ये क्या करते हो, ये तो बड़ा भारी दुष्ट है, इसी ने तो बद्रीनाथ को मारा है। देखो, इसी के हाथ में बेचारे बद्रीनाथ का सिर है। तुम्हें क्या हो गया कि इसके साथ नेकी करते हो। पर तेज सिंह ने घुड़क कर कहा, चुप रहो, कुछ खबर भी है कि ये कौन है? बद्रीनाथ को मारना क्या खेल हो गया है? तेज सिंह की इज्जत को सभी जानते थे। किसी की मजाल न थी कि उनकी बात काटता। आफत खां को उनके हवाले करना ही पड़ा, मगर बाकी 5 आदमियों को खूब मजबूती से बांधा। आफत खां का हाथ भी तेज सिंह ने छोड़ दिया और साथ साथ लिए हुए महाराज जयसिंह की तरफ चले। चारों तरफ धूप मची थी। जालिम खां और उसके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग कांप रहे थे। महाराज भी दूर से तमाशा देख रहे थे। तेज सिंह को आफत खां के साथ अपनी तरफ आते देख घबरा गए। म्यान से तलवार खींच लिया। तेज सिंह ने पुकार कर कहा, घबराइए नहीं, हम दोनों आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हमारे साथ हैं और जिन्हें आप कुछ और समझे हुए हैं, वास्तव में पंडित बद्रीनाथ हैं। ये कह आफत खां की दाढ़ी हाथ से पकड़कर झटक दी, जिससे बद्रीनाथ कुछ पहचाने गए। अब महाराज जयसिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे? बद्रीनाथ, महाराज, अगर मैं उनका साथी न बनता तो उन लोगों को यहां तक लाकर कौन गिरफ्तार कराता? महाराज, तुम्हारे हाथ में ये सिर किसका लटक रहा है? बद्रीनाथ, मोम का, बिल्कुल बनावटी। अब तो धूम मच गई कि जालिम खां को बद्रीनाथ अय्यार ने गिरफ्तार कराया। इनके चारों तरफ भीड़ लग गई, एक पर एक टूटा पड़ता था। बड़ी ही मुश्किल से बद्रीनाथ उस झुंड से अलग किए गए। जालिम खां वगैरह को भी मालूम हो गया कि आफत खां कृपानिधान बद्रीनाथ ही थे, जिन्होंने हम लोगों को बेढब धोखा देकर फंसाया। मगर इस वक्त क्या कर सकते थे?
हाथ पैर सभी के बंधे थे, कुछ जोर नहीं चल सकता था। लाचार होकर बद्रीनाथ को गालियां देने लगे। सच है, जब आदमी की जान पर आ बनती है तब जो जी में आता है बकता है। बद्रीनाथ ने उनकी गालियों का कुछ भी ख्याल न किया, बल्कि उन लोगों की तरफ देखकर हंस दिया। इसके साथ बहुत से आदमी ही नहीं, बल्कि महाराज तक हंस पड़े। महाराज के हुक्म से सब आदमी महल के बाहर कर दिए गए। सिर्फ थोड़े से मामूली उमरा लोग रह गए और महल के अंदर ही कोठरी में हाथ पैर जकड़ जालिम खां और उसके साथी बंद कर दिए गए। पानी मंगवाकर बद्रीनाथ के हाथ पैर धुलवाए गए। इसके बाद दीवान खाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिम खां के गिरफ्तार करने का पूछने लगे, जिसको सुनने के लिए तेज सिंह भी व्याकुल हो रहे थे। बद्रीनाथ ने कहा, महाराज, इस दुष्ट जालिम खां से मिलने की पहली तरकीब मैंने ये की कि अपना नाम आफत खां रखकर इश्तिहार दिया और अपने मिलने का ठिकाना ऐसी बोली में लिखा कि सिवाय उसके या अय्यारों के किसी को समझ में ना आवे। ये तो मैं जानता ही था कि यहाँ इस वक्त कोई अय्यार नहीं है जो मेरी इस लिखावट को समझेगा। महाराज, हाँ ठीक है, तुमने अपने मिलने का ठिकाना टेटी चोटी लिखा था, इसका क्या अर्थ है? बद्री, अय्यारी बोली में टेटी चोटी भयानक नाले को कहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ ने जालिम खां से मिलने का और गेंद का तमाशा दिखला के धोखे का गेंद उन लोगों के हवाले कर भुलावा दे महल में ले आने का पूरा पूरा हाल कहा, जिसको सुनकर महाराज बहुत ही खुश हुए और इनाम में बहुत सी जागीर बद्रीनाथ को देना चाहा। मगर उन्होंने उसको लेने से बिल्कुल इनकार किया और कहा कि बिना मालिक की आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। उनकी तरफ से मैं जिस काम पर मुकर्रर किया गया था, जहां तक हो सका उसे पूरा किया। इसी तरह बहुत से उज्र बद्रीनाथ ने किए, जिसको सुन महाराज और भी खुश हुए और इरादा कर लिया कि किसी और मौके पर बद्रीनाथ को बहुत कुछ देंगे, जबकि ये लेने से इनकार न कर सकेंगे। बात ही बात में सबेरा हो गया। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के घर आए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 13वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।